It's very much a sign. मेरे मुताबिक मैं कौन छू सकता
I was
না খাও
एक्टिव ड्रग कन्वर्ट इनटू इनएक्टिव, सेकंड ऑप्शन लिख दो इन द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑल एक्टिव ड्रग कन्वर्ट इनटू इनएक्टिव। ऐसा नहीं है, प्रोड्रग इनएक्टिव है, वो मेटाबॉलिज्म के बाद एक्टिव होता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है मोस्टली ज्यादातर ऐसा ही होगा कि वो एक्टिव को इनएक्टिव बनाएगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत सीधी सी सिंपल सी बात है। ट्रांसफॉर्मेशन समझ में नहीं आ रहा भाई? क्यों समझ में नहीं आ रहा? मेरे तो यही बात समझ में नहीं आ रही। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है किसी का भी एक फॉर्म का दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना। ठीक है, आपके पास कोई भी ड्रग है, ठीक है, मान लो आपने पैरासीटामोल खाया, अब पैरासीटामोल एक्शन देने के बाद, ठीक है, वो अपने मेटाबॉलिक फॉर्म में चेंज हो गई। ठीक है, तो अभी पैरासीटामोल क्या था? एक्टिव फॉर्म में था। फिर ये कहां पर पहुंच गया? लीवर में पहुंचा, लीवर ने इसको ब्रेक डाउन कर दिया और इनएक्टिव फॉर्म बना दिया, और इनएक्टिव फॉर्म जो बना दिया वो पोलर हाइड्रोफिलिक था, जिसको किडनी ने बॉडी से बाहर निकाल दिया। दिस इज कॉल्ड बायो ट्रांसफॉर्मेशन। एक फॉर्म एक्टिव फॉर्म इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा बच्चों ना, मैं और इससे ज्यादा और क्या सिंपल करूं? ओके, बायोफॉर्म की डेफिनेशन भाई सिंपली फार्मास्यूटिकल प्रोसेस रिलेटेड विद फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक प्रिंसिपल्स। जो भी आपने डोजेस फॉर्म खाया है वो आपकी बॉडी के अंदर जाने के बाद उसके अंदर फार्माकोकाइनेटिक फार्माकोडायनेमिक फिनोमिना की आपको स्टडी करना। ठीक है, तो बायोफार्मास्यूटिक्स इज वन ऑफ द अलाइड ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी। जो भी आप फार्माकोलॉजी करते हो उसकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है आप फार्माकोकाइनेटिक में करते हो। ठीक है, बायोफॉर्म में करते हो। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पर चलता हूं। अब मैं एक बार और कुछ भी नहीं समझा रहा हूं, आप वीडियो रिपीट करके देखो। ठीक है, यहाँ पे कोशिश करना है समझने की। आप बार बार ही बोलोगे तो मैं स्लाइड के अलावा पढ़ा ही नहीं सकता कुछ। ओके, अगला है कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं जब कभी भी हम कोई भी फॉर्मुलेशन डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो इसको समझने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज समझा देता हूं मैं, जो हमेशा इसके लिए हमारे बेसिक्स बनाने के लिए बहुत जरूरी होगा। ओके, सबको ब्लैंक स्लाइड दिख रही है ये? ओके, ब्लड से कोई ड्रग ऑर्गन में गई, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन, ऑर्गन से वापस ब्लड में आ गई, रीडिस्ट्रीब्यूशन। चलो, तो अब यहां पर एक छोटे से एग्जांपल से समझो। मान लो ये एक पर्सन है, इस पर्सन को आपने कोई ड्रग दे दी। ठीक है, अभी आपने ये ड्रग दी, ये ड्रग इसके स्टमक में आई, जीआईटी में आई, इंटेस्टाइन में गई और डिसइंटीग्रेट हो गई। डिसइंटीग्रेट होने के बाद वो यहां से ब्लड में पहुंच गई। ठीक है, तो ये हो गया एब्जॉर्प्शन, आपकी ड्रग एब्जॉर्ब हो गई, आपकी ड्रग अभी ब्लड में है। ठीक है बच्चों, तो धीरे धीरे ये ड्रग जो है ये ब्लड में पहुंच रही है, और मैंने कहा ब्लड जो है ऐसा तो है नहीं कि वो स्टेशनरी है, ब्लड जो है वो लगातार मूव कर रहा है, हर एक ऑर्गन में ब्लड की सप्लाई हो रही है, तो जो भी चीज ब्लड में होगी वो हर एक ऑर्गन तक पहुंचेगी। ठीक है, अब अगर उस ऑर्गन में उस ड्रग के लिए रिसेप्टर होगा तो वो ड्रग उस ऑर्गन में रुकेगी, अदरवाइज वो उस ऑर्गन से वापस से ब्लड में आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से प्रोसेस चलते रहती है, और जिस ऑर्गन पे टिश्यू पे रिसेप्टर होते हैं वहां पे ड्रग धीरे धीरे बाइंड होते जाती है, अपनी एक्शन देती है, और एक्शन देने के बाद और एक्शन देने के साथ साथ भी अगर कोई ड्रग ब्लड में आई, तो मैंने कहा ना कि ड्रग जो है बच्चों वो हर एक ऑर्गन में जा रही है, तो कुछ ड्रग जो है वो लीवर में भी पहुंच जा रही होगी। तो जितना भाई पूरा का पूरा 5 लीटर ब्लड हर बार लीवर में नहीं पहुंच रहा, तो जितना ड्रग आपका लीवर में पहुंच रहा है उसमें जितनी भी ड्रग होगी लीवर उसको मेटाबॉलिज्म करता जाएगा। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं
कि ऐसा नहीं होता है कि पहले पूरी ड्रग 100% ब्लड में पहुंचती है, उसके बाद कोई भी प्रोसेस होना स्टार्ट होती है। तो जैसे ही जैसे ड्रग आपकी ब्लड में पहुंचती जाएगी, ब्लड एक डायनेमिक फिनोमिना, लगातार मूविंग कर रहा है, वो एक सर्कुलेटरी प्रोसेस में। तो पहला एक मॉलिक्यूल भी आया तो पूरे ब्लड के साथ सर्कुलेट होगा, 2 मॉलिक्यूल भी आया तो सर्कुलेट होगा, 3 मॉलिक्यूल। तो स्टार्टिंग में यहाँ पर कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, तो शुरुआती फेज में ड्रग जो है वो बहुत तेजी से अंदर आती है, ठीक है ना। फिर जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होता जाता है, उसका ग्रेडियंट का डिफरेंस होने की वजह से थोड़ा सा रेट जो होता है वो स्लो होता जाता है। और साथ ही साथ एलिमिनेशन की प्रोसेस भी होती है, ठीक है। तो एलिमिनेशन की प्रोसेस भी साथ में चल रही है, एलिमिनेशन की प्रोसेस भी साथ में चल रही है। तो यहां पर हम क्या देखते हैं बच्चों, कि हमने किसी पर्सन को ड्रग दी और वो ड्रग उसके ब्लड में पहुंच गई, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूट भी हो रही साथ में। अब आपको स्टडी करनी थी। अब आपने क्या किया, एक स्टडी करने के लिए जब आप हायर स्टडीज में जाओगे तो आप इस टाइप से एक्सपेरिमेंट करोगे बहुत सारे, ठीक है, एनिमल पे भी करोगे, ह्यूमंस पे भी करोगे। तो अब अगर मान लो सपोज आप किसी क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो और कोई कंपनी है, ठीक है ना, जो अपना न्यू ड्रग अप्रूवल फाइल करना चाहती है और वो चाहती है इसके लिए उसको पूरा डेटा चाहिए, स्टैटिकल डेटा चाहिए। तो सपोज कोई ड्रग है, एनिमल या ह्यूमन पे टेस्टिंग चल रही, सपोज इनने एक ह्यूमन को वो ड्रग दे दिए और हर एक इंटरवल पे उस ब्लड को कलेक्ट करते जा रहे हैं, ठीक है ना। मान लो हर एक घंटे में, हर एक घंटे में बच्चों को क्या कर रहे हैं, उस पर्सन की बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करते जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने सपोज उस पर्सन की बॉडी से ब्लड को कलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब जब ब्लड को कलेक्ट किया तो आपके पास ब्लड का सैंपल आया। अब आपको क्या करना था, इस ब्लड के सैंपल में कितना ड्रग था ये चेक करना था। तो आपने चेक किया भाई, पहले आवर्स में जब मैंने ब्लड लिया तो उसके ब्लड में कितनी ड्रग आई, सेकेंड आवर में कितनी आई, थर्ड आवर में कितनी आई, फोर्थ में कितनी आई। इस तरीके से आपने चेक करना स्टार्ट किया। तो जितनी भी ड्रग आई उसको आपने यहाँ पर कंसंट्रेशन की टर्म्स में लिख दिया, ठीक है। और जो भी आपको कंसंट्रेशन मिला, ठीक है ना, जैसे अपन यहाँ पे लिख दें, ठीक है, समझने के लिए कंसंट्रेशन की वैल्यू लिख दें, 10 है, ठीक है। सपोज ये माइक्रोग्राम पर एमएल में लिख दे रहे हैं अपन, 10 माइक्रोग्राम मिल रही है, 20 माइक्रोग्राम मिल रही है, या 30 माइक्रोग्राम मिल रही है, 40 है, ठीक है। जो टर्मिनोलॉजी इजी लगे, आप मिलीग्राम में समझना, मिलीग्राम में समझ लो, ठीक है। हमने क्या देखा, यहाँ पर हमको अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग कंसंट्रेशन मिले। तो हमने यहाँ पर, जैसे हमने पहले मिनट पे स्टडी की, हमने देखा कि हमको 10 मिलीग्राम के आसपास कंसंट्रेशन मिला, सेकंड पर हमको 20 मिला, ठीक है, थर्ड पर हमको 30 मिला, फोर्थ पे हमको 40 मिलीग्राम के आसपास मिला, ठीक है। फिर फिफ्थ पे फिर जब हमने देखा तो हमको वापस से 40 मिला, सिक्स पे हमने देखा तो हमको 30 मिला, 20 मिला, 10 मिला, 0 हो गया, ठीक है। फिर हमने क्या किया बच्चों, इन पूरे पॉइंट को मिला दिया, ठीक है, मान लो इसी में मिला दिया हमने, और हमारे पास इस टाइप से एक ग्राफ आ गया, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या आ गया बच्चों, एक उसका ब्लड सैंपल हमने कलेक्ट किया और हमारे पास ये एक ग्राफ आ गया था, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि हमारे पास ये टाइम और कंसंट्रेशन के बीच में एक हमको ये ग्राफ मिल गया। तो अब इस ग्राफ में हम देखते हैं कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन हमको कितना मिला, ठीक है। इस ग्राफ में मैंने देखा मैक्सिमम कंसंट्रेशन मुझे ये मिला, सपोज 40 मिला। तो जो पूरी स्टडी में मुझे ब्लड के अंदर जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन मिलेगा, उस मैक्सिमम कंसंट्रेशन को हम बोलेंगे सी मैक्स, ठीक है ना। अब मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग प्रेजेंट इन आवर बॉडी, ठीक है। मुझे मान लो 40 mg मैक्सिमम मिला, मैंने दिया था सपोज यहाँ पर 100 मिलीग्राम का ड्रग, ठीक है। तो जरूरी नहीं पूरा का पूरा ड्रग ब्लड में पहुंचता है, ठीक है। तो मुझे जो मिला बच्चों, वो मैक्सिमम कितना मिला, 40 मिलीग्राम ब्लड के अंदर मिला। तो मैंने इसको क्या बोला, सी मैक्स। और फिर मैंने क्या किया, इसी सी मैक्स पर इस लाइन को नीचे की तरफ खींच के ले गया, तो मुझे टाइम मिल गया। तो जिस टाइम पर सी मैक्स आता है उसको हम बोल देते हैं टी मैक्स, उसको क्या बोल देते हैं हम, टी मैक्स। दोनों बात क्लियर हो गई।
जब आपके उसमें मैक्सिमम कंसेंट्रेशन था उसको आप सीमैक्स बोलोगे, जिस टाइम पर आया उसको आप टीमैक्स बोलोगे। ठीक है, ये थी, आपने उसके बॉडी में, ब्लड में कंसेंट्रेशन की स्टडी की। ठीक है, तो ये आप काइनेटिक स्टडी कर रहे हो अभी। ठीक है, आपने ब्लड कलेक्ट किया और ब्लड में कंसेंट्रेशन चेक किया, अभी यहाँ पर आपने पेशेंट से कोई बात नहीं की। इसके बाद हमने, सपोज हम कोई कार्डियक ड्रग दे रहे थे उसको, साथ साथ में अब मैंने क्या किया, उस पेशेंट का फार्माकोलॉजिकल डेटा, उसका ईसीजी चेक करना स्टार्ट किया। तो मैंने ईसीजी जब मैंने यहाँ पर चेक किया तो मैंने क्या देखा कि 1 घंटे तक उसको कोई असर देखने के लिए नहीं मिला। मतलब या तो मैं बोल दूं कि 1 घंटे पर उसको असर देखना, उसके ईसीजी में चेंज आना स्टार्ट हुआ 1 आवर में। ठीक है, मैंने क्या बोला बच्चों, उसके ईसीजी में कब चेंज आया, तो हम कह रहे हैं उसके ईसीजी में 1 आवर में चेंज आना स्टार्ट हुआ। इसका मतलब है उस पर्सन को 1 घंटे में रिस्पॉन्स मिलना स्टार्ट हुआ। ठीक है ना, कब एक्शन मिलना स्टार्ट हुआ, 1 आवर पे उसको एक्शन मिलना स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो ये जो 1 आवर कहलाएगा, ठीक है, ये कहलाएगा ऑनसेट ऑफ एक्शन या ऑनसेट ऑफ टाइम। ठीक है ना, ऑनसेट ऑफ एक्शन टाइम। ठीक है ना, किस टाइम पर उसको एक्शन मिलना स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो कई जगह ऑनसेट ऑफ एक्शन बस लिखा होता है, ठीक है, कई जगह ऑनसेट ऑफ टाइम लिखा होता है, तो इसलिए मैंने दोनों वर्ड लिख दिया। तो याद रखना, जिस टाइम पर उसको रिस्पॉन्स मिला, भाई ड्रग तो 10 मिनट में भी कुछ ना कुछ उसकी बॉडी में पहुंची होगी, 20 मिनट में भी, 30 मिनट में भी, 40 मिनट में भी, 50 मिनट में भी, 60 मिनट, मतलब 1 घंटे में भी। लेकिन उसके ईसीजी में जो चेंज दिखा वो 1 घंटे पे दिखा। इसका मतलब है उस आदमी को आपकी मेडिसिन से असर कब हुआ, 1 घंटे में। तो ऑनसेट ऑफ टाइम क्या होगा आपका, 1 आवर होगा। जैसे टीवी में ऐड देखा आपने, इनोक पियो और विद इन 5 मिनट में आपको आराम मिलेगा। इसका मतलब है वो क्या क्लेम कर रहा है, ऑनसेट ऑफ टाइम क्लेम कर रहा है। ठीक है ना, फिर मैंने क्या चेक किया कि उसके ब्लड में कितना कंसंट्रेशन था। मैंने चेक किया उसके ब्लड में कितना कंसंट्रेशन था। तो यहां पर इस टाइम पर मैंने जो ब्लड सैंपल कलेक्ट हुआ था उसको चेक किया। तो ब्लड में कितना आया था बच्चों, 10 मिलीग्राम या 10 माइक्रोग्राम, जो भी मानना है। ठीक है ना, तो ये जो 10 मिलीग्राम जो आया, ठीक है ना, ये था आपका मिनिमम इफेक्टिव कंसेंट्रेशन। इस पे इफेक्ट मिलना स्टार्ट हुआ, इसके नीचे इफेक्ट नहीं आया था। ठीक है ना, तो ये जो पॉइंट देख रहे हो आप, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड मिनिमम इफेक्टिव कंसेंट्रेशन। ठीक है, तो इस ग्राफ का ये जो पॉइंट देख रहे हो बच्चों, इसको हम बोलते हैं मिनिमम इफेक्टिव कंसेंट्रेशन। आपको 10 मिलीग्राम से असर मिलना स्टार्ट होगा। ईसीजी मींस, अरे यार बच्चों कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हो। कभी आप हॉस्पिटल में गए होगे, ठीक है, 6-7 इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम लिया जाता है, एक ग्राफ पेपर पर लाइनें आती हैं, PQRS वेव आती हैं, उसको बोलते हैं ईसीजी। चलो, तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर 10 मिलीग्राम पर असर मिलना स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो ये जो 10 मिलीग्राम है ये कहलाएगा मिनिमम इफेक्टिव कंसेंट्रेशन। इससे कम पर उसको इफेक्ट ही नहीं मिला था। तो उस मिनिमम इफेक्ट कितनी ड्रग उसके ब्लड में होगी तब उसको असर मिलेगा, तो हम बोलेंगे 10 मिलीग्राम ड्रग जब ब्लड में होगी तब जाकर के कहीं असर मिलेगा। तो मिनिमम इफेक्टिव कंसेंट्रेशन क्या हो गया, 10 मिलीग्राम। ठीक है, फिर हमने देखा इसके ऊपर तो उसको बकायदे सब जगह इफेक्ट मिल रहा था। ठीक है, और हमने क्या देखा, यहां तक उसको इफेक्ट मिलता रहा। फिर हमारे मन में डिजायर आई कि अगर मैं 40 से ज्यादा भी कर दूं तो मैं, हमने क्या किया, कुछ एनिमल को, कुछ ह्यूमंस को, ठीक है ना, एक्स्ट्रा 10 मिलीग्राम इंजेक्ट कर दिया। तो एक्स्ट्रा 10 मिलीग्राम अगर मैंने इंजेक्ट किया तो मैंने क्या देखा, उसका ईसीजी में एकदम से ड्रास्टिक चेंज हो गया, उसकी रिदम बिगड़ गई, हार्ट बीट बढ़ गई, पसीना आने लगा। इसका मतलब है उसकी बॉडी में कुछ एडवर्स इफेक्ट होना स्टार्ट हो गया। तो इसका मतलब है अगर आप 40 से ऊपर करोगे तो टॉक्सिक इफेक्ट आने लगे। तो हमने जैसे ही थोड़ा सा डोज 40 के ऊपर बढ़ाया, उसका रिदम डिस्टर्ब होने लगा, हार्ट रेट बढ़ने लगी। ठीक है, तो मुझे क्या समझ में आ गया कि 40 तक सेफ है, 40 के ऊपर सेफ नहीं है। तो हम क्या बोलते हैं, इस 40 को हम क्या बोलेंगे बच्चों, मैक्सिमम सेफ कंसेंट्रेशन। इसके ऊपर ले जाने पर हम देखते हैं कि उसका जो बायोलॉजिकल फंक्शन है वो डिस्टर्ब होने लगता है। अगर आप इसके ऊपर जाओगे तो मे भी चांस है कि पर्सन की डेथ भी हो सकती है।
तो हमने क्या बोला, इस 40 के ऊपर का जो भी होगा वो टॉक्सिक होगा, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, दिस इज द मिनिमम इफेक्टिव कंसेंट्रेशन, और ये क्या हो गया, मैक्सिमम सेफ कंसेंट्रेशन। क्लियर हो गई बात बच्चों। अब याद रखना, इन दोनों के बीच का जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं, ये थेरापेटिक रेंज है, ठीक है। 10 से लेकर के 40 मिलीग्राम तक, 10 से लेकर के 40 मिलीग्राम तक, इसी को आप बोलते हो थेरापेटिक रेंज। थेरापेटिक रेंज, कई जगह इसी को थेरापेटिक विंडो भी बोल दिया जाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस ड्रग की थेरापेटिक रेंज क्या है, तो आप क्या बोलोगे, 10 से लेकर के 40 मिलीग्राम इस ड्रग की थेरापेटिक रेंज है। क्लियर हुई बात। इसको आप क्या बोलोगे, ये थेरापेटिक रेंज कहलाएगी। ओके, अगले पॉइंट पे समझो। अब हमने क्या देखा, वापस से यहां पर आओ बच्चों, हमने क्या देखा कि ये देखो, इस वाले पॉइंट पर अगर मैं यहां पे देखता हूं, सपोज ये 8 आर थे, ठीक है ना, सपोज ये 8 आर है, 8 आर के बाद हमने देखा ये 10 मिलीग्राम के नीचे चला गया। तो इस टाइम के बाद अब आपको फर्दर एक्शन नहीं मिलेगी। तो आपको एक्शन मिलना स्टार्ट हुई कहां से, फर्स्ट आर से एक्शन मिलना स्टार्ट हुई, ठीक है ना। तो 0 से 1 आर तक आपको कोई भी एक्शन नहीं मिली है, ठीक है। आपको फर्स्ट आर से एक्शन मिलना स्टार्ट हुई है। तो 1 से लेकर के 8 आवर्स तक, ठीक है ना, 1 से लेकर के 8 आवर्स तक अगर अपन यहां से यहां तक का ड्यूरेशन काउंट करते हैं, ठीक है, तो ये कहलाता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ठीक है। तो याद रखना बच्चों, 0 से 1 तक आपको कोई एक्शन नहीं मिली थी, ठीक है ना। 1 से एक्शन मिलना स्टार्ट हुई है, मतलब 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4, 5, 6, 7, टोटल आपको जो एक्शन मिला है वो 7 आवर्स तक ही एक्शन मिला है, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग का जो 1 आवर था उसमें पेशेंट को कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, ठीक है। तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई टोटल ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितनी थी, तो 7 आवर्स की थी, क्योंकि स्टार्टिंग के 1 आवर में उसको वहां पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला है, ठीक है। ओके, चलो अगले पॉइंट पर चलते हैं। ओके, अगले पॉइंट पर चलते हैं। तो ये हो गया आपका क्या, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन का मतलब है जितने समय तक आपकी ड्रग ने, तो अगर मैं आपको ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पूछूं तो क्या बोलोगे आप, फ्रॉम 1 आवर्स टू 8 आवर, फर्स्ट आवर से लेकर के 8 आवर तक आपको ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मिलती है। ऑनसेट ऑफ एक्शन यदि मैं आपसे पूछूंगा तो आप क्या बोलोगे, फर्स्ट आवर्स में आपको ऑनसेट ऑफ एक्शन मिला है या ऑनसेट ऑफ टाइम है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूंगा मिनिमम इफेक्टिव कंसेंट्रेशन क्या है, तो आप बोलोगे 10 mg। मिनिमम इफेक्टिव कंसेंट्रेशन के नीचे की जो वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं सब थेरापेटिक वैल्यू, मतलब जहां पर बॉडी के अंदर ड्रग तो है लेकिन रिस्पॉन्स नहीं, सब थेरापेटिक कंसेंट्रेशन, ठीक है। इसका मतलब है 10 मिलीग्राम से नीचे अगर मैं चला जाऊं, 9, 8, 7, 6, ये जो भी है ये क्या कहलाएगा, सब थेरापेटिक कंसेंट्रेशन कहलाएगा, ठीक है। चलो, अब क्या होता है, जैसे हम ये चेक कर रहे थे बच्चों, जब सेफ कंसेंट्रेशन और टॉक्सिक कंसेंट्रेशन, ठीक है। तो पहली बार जब आप कोई ड्रग की स्टडी करते हो तो आपको इसका आइडिया नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, सपोज हमने क्या किया, एक ड्रग थी, ठीक है। अब यहां पे ध्यान समझना, कोई भी एक ड्रग ले लिया आपने, इनो कितनी देर में असर देता है, आपने सपोज कहा कि इनो आपको विद इन 1 मिनट में इफेक्ट दे रहा है, अगर वो 1 मिनट इफेक्ट बोल रहा है तो 1 मिनट क्या है, ऑनसेट ऑफ टाइम या ऑनसेट ऑफ एक्शन है, ठीक है। चलो अब यहां पर समझना बच्चों, एक ड्रग है, ठीक है ना, एक ड्रग है, हमने उसको 100 मिलीग्राम ड्रग दिया और 100 मिलीग्राम ड्रग में हमको उसका अच्छा इफेक्ट देखने को मिला, ठीक है। और हमने क्या किया, ये हमने सपोज 100 लोगों को खिलाया और हमको 100 आदमी में
100 मिलीग्राम पे इफेक्ट आना स्टार्ट हो गया, हमको अच्छा इफेक्ट मिल रहा था। ठीक है, तो हमने कहा कि 100 मिलीग्राम जो है वो इफेक्टिव डोज है। फिर हमने क्या किया, तो ये हमारे पास ड्रग ए थी, दिस इज अवर ड्रग ए। ठीक है, और एक हमारे पास ड्रग बी थी। ठीक है, तो हमने क्या देखा भाई, ये जो ड्रग बी थी ये भी 100 मिलीग्राम पर इफेक्टिव थी, तो इसका भी, ये भी अपना इफेक्टिव डोज शो कर रही थी 100 मिलीग्राम पे। ये वाली ड्रग को जब हमने थोड़ा सा बढ़ाया, ठीक है ना, 110, 120, 130 ऐसे हमने थोड़ा थोड़ा अमाउंट बढ़ाया, तो हमने क्या देखा कि जैसे मैंने 110 किया, ठीक है ना, तो 100 में से एक दो आदमी में थोड़ा बहुत हमको हार्ट रेट में चेंज देखने को मिला। ठीक है, फिर मैं ऐसे डोज को बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया, 200 मिलीग्राम में 100 में से 50 आदमी में मुझे उसका ईसीजी का पैटर्न चेंज होते देखा, हार्ट रेट जो है वो डिस्टर्ब हो गई, उसको पसीना आने लगा, घबराहट होना स्टार्ट हो गई। तो 200 मिलीग्राम पर, ठीक है ना, 50% पॉपुलेशन में टॉक्सिक इफेक्ट मुझे दिखने मिला। ठीक है ना, 50% पॉपुलेशन में मुझे टॉक्सिक इफेक्ट देखने को मिला। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, वो कंसेंट्रेशन जिसमें अगर आप कोई टेस्ट कर रहे हैं 50% पॉपुलेशन में आपको एबनॉर्मल रिजल्ट रिपोर्ट होने लग जाए। ठीक है, जो भी आपने फार्माकोलॉजिकल एक्शन को टारगेट किया है, ठीक है ना, अगर वो एक्शन के अलावा एबनॉर्मेलिटीज आपको वहां पे देखने के लिए, एकदम से हार्ट रेट बढ़ रही है, कुछ और प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई, तो इसको हम, कई बार क्या होता है, अगर एनिमल के केस में करते हैं तो एनिमल के केस में तो हम देखते हैं कि कई बार बेचारे चूहों की जान चली जाती है, तो कई बार हम उसको लीथल डोज भी बोलते हैं, या मैंने कहा ना टॉक्सिसिटी हो गई तो टॉक्सिक डोज भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये जो था, यहाँ पर हमको इफेक्ट मिलना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, इफेक्टिव कंसेंट्रेशन था, तो इसको हम इफेक्टिव डोज बोलेंगे। ठीक है, इफेक्टिव डोज हमने बोला कि भाई 100 आदमी को दिया, 50 आदमी में मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, तो हमने ये जो मिनिमम इफेक्टिव कंसेंट्रेशन था इसको हमने, या थेरापेटिक डोज इसको हमने कंसीडर कर लिया। ठीक है, कि भाई हमको यहाँ पर अच्छा रिस्पांस मिलना स्टार्ट हो गया है, तो 100 मिलीग्राम को हमने एक डोज कंसीडर कर लिया कि इतना अगर ब्लड में है तो काम चलेगा। इस वाले केस में हमने थोड़ा थोड़ा कंसेंट्रेशन बढ़ाया, हमको पॉपुलेशन में कोई खास ऐसी एबनॉर्मेलिटी ऑब्जर्व नहीं हुई। एबनॉर्मेलिटी ऑब्जर्व हुई कब, जब मैंने देखा कि इसका डोज कितना हो गया, 1000 मिलीग्राम हो गया, तब जाकर के कहीं पर लीथल या टॉक्सिक केस जो है मुझे रिपोर्ट हुआ। ठीक है ना, लीथल या टॉक्सिक केस मुझे रिपोर्ट हुआ। तो हम क्या करते हैं, इनके बेसिस पर थेरापेटिक इंडेक्स निकालते हैं। तो थेरापेटिक इंडेक्स में हम क्या करते हैं, जो लीथल डोज आया था 50% पॉपुलेशन में उसको हम बोलते हैं ED50, और जो हमारा इफेक्टिव डोज आया था 50% पॉपुलेशन में ED50। ठीक है, लीथल डोज 50 डिवाइड बाय इफेक्टिव डोज 50, हम यहाँ पर इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सेम आप यहाँ पर भी यही फॉर्मूला रखोगे। तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन बन सकता है, जो समझने वाली चीज है, अगर बच्चों में इसको सॉल्व करता हूँ, तो लीथल डोज था मेरे पास 200 मिलीग्राम, इफेक्टिव डोज था मेरे पास 100 मिलीग्राम। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। इस वाले केस में अगर मैं सॉल्व करता हूं, लीथल डोज था मेरे पास 1000 और इफेक्टिव था 100, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास आंसर जो आएगा 10 आएगा। अब समझने वाली बात ये है, ठीक है, अब समझने वाली बात यहां पर है कि अगर आपसे पूछा जाए विच ड्रग इज सेफ, ठीक है ना, जिसका थेरापेटिक इंडेक्स हाई है या जिसका थेरापेटिक इंडेक्स की वैल्यू लो है। ठीक है, जल्दी बताओ कौन सी ड्रग सेफ है। हाई लो सब कुछ आ रहा है। चलो, जिन बच्चों ने भी हाई आंसर दिया है सही है, जिनने भी लो आंसर दिया है दोबारा समझे। ठीक है,
समझो यहाँ पर, अगर ये ड्रग 100 मिलीग्राम पर सेफ है और 200 मिलीग्राम पर टॉक्सिक है, अगर किसी आदमी ने गलती से ओवरडोजिंग कर ली, 2 टैबलेट खा ली, इसका मतलब वो मर जाएगा। लेकिन इस केस में अगर उसने 2 टैबलेट खा भी ली, ठीक है ना, तो 100 से 200 होगा, इसका मतलब अभी भी वो सेफ है। ठीक है, तो जितना डिफरेंस ज्यादा होगा मिनिमम इफेक्टिव और टॉक्सिक डोज के बीच में, ये डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही आप सेफ हो। ठीक है ना, उतना ही आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी होने के चांस कम है। तो हम हमेशा कहते हैं थेरापेटिक इंडेक्स की वैल्यू हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, या अगर मैं ऐसा कहूं इफेक्टिव कंसंट्रेशन और लीथल डोज के बीच में गैप ज्यादा होना चाहिए, या मैं ये कहूं कि वो ड्रग ज्यादा सेफ होती है जिसका लीथल डोज हाई होता है। ठीक है, देखो यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, कौन सी ड्रग ज्यादा सेफ है, विच ड्रग इज सेफ। ठीक है ना, पहला ऑप्शन दिया है हैविंग मोर हैविंग हाई टॉक्सिक डोज, जिसके टॉक्सिक डोज की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, ठीक है ना, कंपेयर टू इफेक्टिव डोज। और दूसरा ऑप्शन में दे देता हूं, हैविंग लेस टॉक्सिक डोज वैल्यू कंपेयर टू इफेक्टिव डोज। तो जल्दी बताओ कौन सी ड्रग जो है वो ज्यादा सेफ होगी। ठीक है, फर्स्ट वाली, ए वाली ज्यादा सेफ होगी, जिसका लीथल डोज का वैल्यू जितना ज्यादा होगा। तो हमेशा याद रखना बच्चों, थेरापेटिक इंडेक्स की वैल्यू जितनी ज्यादा है वो ड्रग उतनी अच्छी होगी। जिस ड्रग का लीथल डोज ज्यादा है, जिस ड्रग का टॉक्सिक डोज ज्यादा है, वो ड्रग कंपेरेटिवली, जिस ड्रग का टॉक्सिक डोज कम है, लीथल डोज कम है, उसके कंपेरेटिवली सेफ होती है। तो अगर आप कोई भी ड्रग यूज कर रहे हो और आप चाहते हो कि उस ड्रग में सेफ्टी मार्जिन ज्यादा हो, तो आपको चेक करना है कि उसका थेरापेटिक इंडेक्स का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, उसका थेरापेटिक रेंज या थेरापेटिक विंडो ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलो, तो यहां पर आपको समझना था कि जब कभी भी कोई भी ड्रग आप किसी को देते हो, ठीक है ना, तो हमारे लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो एक चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है ऑनसेट ऑफ टाइम, दूसरा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, क्योंकि जब आपको पता है कि भाई ये 8 घंटे तक एक्शन देगी, तो इसी के हिसाब से आप अपना डोज डिसाइड करोगे। नेक्स्ट डोज जो है आप उसको 6-7 घंटे बाद फिर से खाने के लिए बोलोगे आप। ठीक है ना, क्यों बोलोगे आप 7 घंटे बाद खाने के लिए, क्योंकि 1 घंटा लगेगा वापस से उसको इफेक्टिव आने में। ठीक है, तो हम उसको 7-8 घंटे में फिर से दोबारा क्या बोलेंगे कि अभी आपने खाए हो तो अगले 8 घंटे के अंदर दोबारा क्या कर लेना, दूसरा डोज खा लेना। ठीक है, तो वो नेक्स्ट डोज ले लेगा, तो इस तरीके से उसकी बॉडी के अंदर इफेक्टिव कंसंट्रेशन बना रहेगा। तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हमको क्यों पता होनी चाहिए, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हमको पता होना चाहिए डोज रेजिमेंट बनाने के। ठीक है ना, ओके। सी मैक्स किसी भी ड्रग का कितना भी हो सकता है। अगर मान लो मैं इस आदमी को गलती से 100 मिलीग्राम दे देता, ठीक है, गलती से 100 मिलीग्राम दे देता, तो ये ग्राफ का क्या है, ब्लड में तो अमाउंट ज्यादा जा सकता था ना। अगर मान लो आप इसको गलती से ज्यादा डोज दे देते, ठीक है, तो इसके ब्लड में ज्यादा ड्रग चली जाती, तो अभी सी मैक्स बढ़ जाता, सी मैक्स क्या हो जाता। ठीक है, तो सी मैक्स इज अ ड्रग डिपेंडेंट पैरामीटर। अगर भाई आपने गलती कर दी है तो ऐसा तो है नहीं ना कि उसकी बॉडी में ड्रग एमएससी तक ही पहुंचेगी। भाई आपने जानबूझ के किसी को डबल टेबलेट खिला दी है तो उसकी ड्रग में सीमेक्स तो बढ़ जाएगा ना, वो टॉक्सिक में चला जाएगा। ठीक है, तो ये गलत कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं बनाना है कि सीमेक्स ऑलवेज बी अ मैक्सिमम सेफ कंसेंट्रेशन, ऐसा नहीं है। सीमेक्स इज डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ डोज एडमिनिस्टर्ड। भाई आपने 100 मिलीग्राम दिया है, 50% अगर वो एब्जॉर्ब होती है तो सीमेक्स 50 होगा, 80% यदि वो एब्जॉर्ब हो सकती है तो 80 हो जाएगा। ठीक है, तो सीमेक्स इज डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर्ड। ठीक है, और एमएससी वो होता है जहां पर आपकी बॉडी में वो ड्रग एक्शन दे रही है लेकिन वो कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट शो नहीं हो रही है, दैट कंसेंट्रेशन इज कॉल्ड मैक्सिमम सेफ कंसेंट्रेशन। क्लियर है बात, ओके। आईवी में 100% आती है,
लेकिन डोज तो आपने पहले से डिसाइड किया है ना। अगर मान लो आपको 10 मिलीग्राम का इंजेक्शन लगाना है, तो आप उसको एक ही इंजेक्शन लगाओगे ना, ऐसा थोड़ी कि 3-4 इंजेक्शन उसके ब्लड में लगा दोगे। अगर आपने लगाया तो उसी टाइम पे उसका जो ड्रग है वो टॉक्सिक में चला जाएगा। तो हमेशा जो फॉर्मुलेशन बनाई जाती है उसमें डोज क्यों डिसाइड किया जाता है, ताकि अगर आप कोई ड्रग ओरल दे रहे हो, आईवी दे रहे हो, जो भी ड्रग जिस भी रूट से दे रहे हो, वो ड्रग एमएससी को क्रॉस ना करे। इसी तरीके से उसको बनाया जाता है और डोज रेजिमेंट बनाया जाता है। ठीक है ना। चल, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग की क्लास पहले मेजरली हम फंडामेंटल्स पे बात करेंगे। ठीक है, अगर एक बार फंडामेंटल स्ट्रांग हो गए तो कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन। तो स्टार्टिंग में अभी घबराने की जरूरत नहीं है, बड़े इत्मीनान से समझना 3-4 क्लास तक। उसके बाद हम ऑटोमेटिकली इसको स्पीड अप करके बाइंड अप करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं। ओके भाई, कितने मेरे पे अगर छोड़ोगे तो मैं तो 4 दिन में खत्म कर दूंगा, लेकिन तुम्हारे के तरीके से डिपेंड करेगा कितने दिन मेरे को लगेंगे तुम लोगों को पढ़ाने में। ठीक है ना। तो इत्मीनान से पढ़ते जाओ। वो तुम लोग के क्वेश्चन के बेसिस पे डिसाइड होता है कि क्लास 10 लगेगी कि 15 लगेगी। ठीक है, तो 2-3 क्लास में डिसाइड हो जाएगा। अगर तुम लोग बहुत तेजी से समझ पाओगे तो कम क्लास लगेगी, नहीं समझ पाओगे तो क्लासेस थोड़ी ज्यादा भी लग सकती। ओके, सी मैक्स आपने कितना ड्रग एडमिनिस्ट्रेट किया उस पर डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेट पर डिपेंड करेगा। बुक पढ़नी है तो आप ब्रह्मांकर की बुक पढ़ सकते हो, अभी आपके लिए उतना सफिशिएंट है। ठीक है, फास्ट ले लूं और कुछ समझ भी ना पाओ, इससे क्या मतलब होगा। ठीक है, सजना मुस्कार, मैं अगर फास्ट ले लूं, स्लाइड पढ़ के आगे बढ़ जाऊं, इससे क्या फायदा होगा, ऐसा करके क्या मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, अगर मैं समझा रहा हूं इससे कुछ सीखोगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चन सही कर सकते हो। ठीक है, अब देखो ऐसे ही, अब कुछ बच्चे के ऐसे ही कि उनको क्या स्पीड में, अगर आपने पहले से पढ़ा तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे को तो सब बच्चों के लिए सोचना होगा ना। ओके चलो, 10 to 15 क्वेश्चन मान के चलो, आप उस हिसाब से तैयारी करो। ओके, बाकी मैं जितने पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे सब कवर करा दूंगा। ठीक है बच्चों, बाकी नेक्स्ट में देखते हैं। मॉड्यूल नंबर आपको देखना पड़ेगा, मुझे याद नहीं।